हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए फॉर फ्री पीडीएफ, क्विजेस, ई बुक्स, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स के लिए। और हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि का ऑफर एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। तो आप सभी लोग एक दिन अभी और मौका है, आप सभी लोग जो लोग अभी चूक गए हो इस मौके का फायदा उठा लो। बाद में आप लोग मत कहना कि ऑफर फायदा नहीं मिल पाया है, क्योंकि अब इसके बाद ई बुक्स की प्राइस बढ़ जाएंगी। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज पर ऑफर तो खत्म हो ही जाएंगे। तो अभी के लिए ई बुक पर 30% का ऑफर है और वीडियो कोर्सेज पर है 50% का ऑफर। कूपन कोड में यूज करना है महाकाल, MAHAKAL, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। इसको अगर यूज करेंगे आप तो मिल जाएगा आपको ये डिस्काउंट। सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले कोर्स में नहीं है डिस्काउंट, बाकी सभी वीडियो कोर्स में डिस्काउंट है। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी? तो ये बनेंगी दोस्तों आयशा मलिक। किस वर्ष इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था? तो 2019 में लॉन्च किया हुआ था। बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के किस विमान को तबाह किया जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान था? तो दोस्तों रूस ने यूक्रेन के अभी हाल ही में AN-225 मिरिया नामक विमान को तबाह कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्गो विमान था, दुनिया का सबसे बड़ा ये कार्गो प्लेन था मिरिया। मिरिया देखिए, ये बहुत सारी इसमें मतलब इससे लोगों की फीलिंग्स भी जुड़ी हुई थी यूक्रेनियंस की, और इस पर बहुत सारे ट्वीट्स भी आपको मिल जाएंगे कि इन्होंने इनका सपना तोड़ दिया है। कारण ये है कि जो मिरिया नाम रखा गया है ना, मिरिया मिरिया नाम जो है इसी का अर्थ होता है ड्रीम, ड्रीम। ठीक है, तो यूक्रेनियंस पर एक प्रकार से बहुत इससे इमोशनल एक प्रकार से उनको इफेक्ट पड़ा है इस विमान को ध्वस्त करने से। रसिया बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ गया है, अटैकिंग मोड में आ गया है। दुनिया उस पर, पूरी दुनिया पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन रसिया रुक नहीं रहा है, रुकने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जितना आप उसको टॉर्चर करोगे वो उतना ज़्यादा और अग्रेसिव होगा। तो फिलहाल कोई सा भी इफेक्ट उस पर काम नहीं दे रहा है। मैंने आपको इससे पहले बताया था स्विफ्ट बैन भी लगाया जा चुका है। ठीक है, स्विफ्ट बैन और बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारी संस्थाएं, ये सभी लगातार बैन लगा रहे हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फीफा और ओलंपिक कमेटी ने भी उसे बैन कर दिया है। यानी पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया जा रहा है, और जितना ही वो अलग थलग हो रहा है उतना ही और तेजी से प्रहार करता जा रहा है। यानी कि ये युद्ध ऐसे ही रुकने वाला नहीं है, अभी और आगे तक जाएगा। इस पर मैं आपको दिन भर में एक वीडियो जरूर दिया करता हूँ, पूरा डेली का अपडेट रहता है, जो भी चीजें होती हैं डेली आपको शाम तक एक वीडियो मिलती है। तो आप लोग वीडियो जरूर देखा करो, जिससे आप लोग को पता लगता रहे कि हो क्या रहा है, अभी कहाँ तक पहुंचा है युद्ध, क्या क्या सिचुएशंस वहां पर चल रही हैं। फिलहाल मिरिया का अर्थ ड्रीम होता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान था, तो इसको रसिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये युद्ध पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर मैं आपको एक और डिटेल वीडियो दूंगा, जिस वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर अप होगा। ठीक है, जिसमें केवल और केवल एग्जाम पॉइंट्स के क्वेश्चंस होंगे। तो अभी ये चलने दीजिए इसको, जैसे ही ये एंड आता है, यानी कि जब खत्म होता है युद्ध, देखते हैं अब कहाँ तक जाता है, उसके बाद आपको एक वीडियो दी जाएगी। फिलहाल देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने दोस्तों जो अनुमान लगाया है वो है 8.9%। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का ये अनुमान लगाया गया है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। इसमें इसने पिछला वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसका भी डाटा जारी किया है, उसमें बताया हुआ है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए -6.6% रहा। पहले इससे पहले इसने बताया था -7.3%, अब बताया -6.6%। ठीक है, देखिए एनएसओ जो बताता है वो ना, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है, तो आपको इसको जरूर याद करना है एनएसओ का। ठीक है, बाकी चीज़ें वाला तो मैं आपको याद करवाया ही था, फिर से अभी रिवीजन करवाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इसने बताया है 8.9% का होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो 2006 में ये स्थापित हुआ था, नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन।
नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं बिमल कुमार रॉय। अब रिवीजन करते हैं। अभी मैंने आपको उस दिन बताया था मूडीज के बारे में। मूडीज ने अभी अपना कैलेंडर ईयर 2022 के लिए अनुमान, संशोधित अनुमान जारी किया था 9.5% का। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 6.5% बताया है। वर्ल्ड बैंक ने 8.3%। आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, उसमें बताया गया है 9.2% रहेगा। मूडीज 9.3%, सॉरी 9.5 को कर लीजिए, अपडेटेड है। गोल्डमैन सैक्स 9.1, फिच रेटिंग 8.7 और क्रिसिल ने 7.8% का अपना अनुमान बताया हुआ था। क्लियर। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल की शुरुआत की? तो ई चिट्ठा नाम का पोर्टल शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के द्वारा यह शुरू किया गया है ई चिट्ठा पोर्टल। इससे क्या होगा? इससे एक्चुअली में जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने 8 घंटे की शिफ्ट को सुनिश्चित कर पाएंगे, पूरा प्रॉपरली 8 घंटे की ड्यूटी कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और क्लियरेंस भी आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा सिस्टम। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने दोस्तों अभी अनुभूति नाम की भी पहल शुरू की है, इसको भी इसी में याद कर लीजिए। अनुभूति नाम की जो पहल है ये क्यूआर कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम होगा, जिससे जो पब्लिक है वो पुलिस को अपना फीडबैक दे पाएगी, यानी अनुभूति करा पाएगी कैसा उनका रिस्पॉन्स है। तो ये दो आपको याद हो गया। इसके अलावा अब दिल्ली से अभी रिसेंटली क्या क्या चीजें आई हैं उनको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे अभी आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस के लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया था। कौन सा ऐप? शस्त्र ऐप लॉन्च किया था। शस्त्र ऐप जो लोग शस्त्र रखते हैं, यानी जो लोग हथियार रखते हैं उनके लिए था। और इसके अलावा उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इसी शस्त्र ऐप के साथ साथ अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को जो उनका लाइसेंस होता था उसको स्मार्ट कार्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस होगा। तो स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला पुलिस भी, आर्म लाइसेंस लॉन्च करने वाली पहली ये पुलिस है, दिल्ली पुलिस। ठीक है। इसके अलावा अभी एक आईआईटी दिल्ली से क्वेश्चन आया था कि आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नासो 95। नासो 95 दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर, नाक में लगा करके यूज किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की अभी स्थापना की है, स्थापना को मंजूरी दी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली से हैं, इसको आप रिवाइज करके रखिए। अगला देखते हैं। हाल ही में L&T फाइनेंस होल्डिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम जी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, SN सुब्रमण्यम अब L&T फाइनेंस होल्डिंग के ये नए प्रमुख होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? ये शैलेश हरिभक्ति से अपना पदभार ग्रहण किए हुए हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड जो है ये L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की ही एक सब यूनिट है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी आपको याद होगा दोस्तों, इसी ने तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 182 मीटर की ऊंचाई वाला ये इमारत है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। अगला, हाल ही में पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो पूजा जात्यान ये पैरा तीरंदाज हैं और इन्होंने अभी हाल ही में पैरा आर्चरी में जीता हुआ है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल ये जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। देखिए इमेज में ये हैं पूजा जात्यान। कहां पर जीता है? दुबई में ये आयोजित हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने जीता हुआ है। एक्चुअली में ये फाइनल हार गई। सिल्वर वही जीतता है जो फाइनल तक पहुंचता है, फाइनल हार जाता है। जो फाइनल जीतता है उसे गोल्ड मिलता है। तो ये इटली की पेट्रेली विंसेजा से हार गई, यानी कि ये जो पाई हैं पेट्रेली विंसेजा जो है ये गोल्ड पाई हुई हैं, गोल्ड विजेता थी। भारत के इस चैंपियनशिप में 2 मेडल आए हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर रहा है। मतलब भारत ने पहली बार ये 2 पदक यहाँ पर जीते हुए हैं। इससे पहले जो पदक मिला था वो मिक्स में मिला था, ये इंडिविजुअल कैटेगरी में या कहें कि सिंगल्स में जीती हुई हैं। श्याम सुंदरी स्वामी और ज्योति बालियान, इन दोनों की जोड़ी ने इससे पहले सिल्वर जीता था। तो 2 सिल्वर के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में अपनी समाप्ति की, कंप्लीट किया। अगला, हाल ही में आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दोस्तों रसिया से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया। मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के लोग, हर प्रकार की एजेंसियां, हर प्रकार की संस्थाएं लगातार इन पर सैंक्शंस, बैन और बहुत सारी चीजें लगा रही हैं, बाइकआउट कर रही हैं। और ये जितना ही लगा रहे हैं उतना ही व्लादिमीर पुतिन जो है अग्रेसिव तरीके से यूक्रेन में घुसते चले जा रहे हैं, अटैक्स को अपने लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं।
अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये बता रहे थे कि केवल सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, हम सैन्य तरीके से उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं यूक्रेन को। अब क्या हो रहा है कि वहाँ की रिहायशी बिल्डिंगें, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं या जो भी जहाँ नागरिक रहते हैं, उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही है, दुनिया भर के सैंक्शंस, दुनिया भर से इनको अलग थलग करना। जितना अलग थलग करना उतना ही चिढ़ करके ये और तेजी से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं एन केन प्रकार जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा हो। अगर यूक्रेन पर कब्जा नहीं होता है, अगर यूक्रेन हार नहीं मानता है, यहाँ पर दाद देनी होगी यूक्रेन की भी, अगर वो हार नहीं मानता है तो उल्टा रसिया की थू थू हो जाएगी इंटरनेशनल वर्ल्ड में। तो इस वजह से ये चाहेगा नहीं कि इतना बड़ा देश होकर इतने छोटे देश से हार करके भाग जाए। तो इसी वजह से ये किसी भी प्रकार से हर प्रकार के अटैक शुरू कर दिया है। और एक अभी नवीन कुमार नाम के भारतीय की भी मौत हो गई, कर्नाटक के स्टूडेंट थे, डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे। ये एक दुखद खबर आई इंडिया के लिए भी, इसको भी याद रखिएगा। नाम नवीन कुमार, ठीक है ना। तो फिलहाल देखिए अब ये युद्ध जो है वो दूसरी तरफ मोड़ ले चुका है और ये बहुत ही भयावह स्थिति में पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे बहुत सारे इंडिया को भी इफेक्ट पड़ेंगे। इंडिया के शेयर मार्केट लगातार गिरते जा ही रहे हैं, क्रूड ऑयल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी टाइप की इकोनॉमी में इफेक्ट देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो इससे बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आने वाली है, रुपया भी और ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। तो यहाँ फीफा ने भी रिजेक्ट कर दिया है, फीफा का वर्ल्ड कप भी 2022 में होने वाला है, इससे भी इसे रिजेक्शन मिल गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो 1894 में स्थापित हुआ था, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। 2 साल बाद पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में, ठीक है, एथेंस में, ये भी याद रखेंगे। अगला, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया? तो अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने 49 शिक्षकों को आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। ये है अन्नपूर्णा देवी, ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने अभी राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिए 49 टीचर्स को। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका देने का मेन उद्देश्य यही था कि इन शिक्षकों को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा व्यापक पहुंच प्रदान करवाई जा सके और इसके उपयोग को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे और भी टीचर प्रोत्साहित हो सके। मैंने आपको अपने वीडियो कोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, लेखपाल बैच, पुलिस खाकी बैच, बहुत सारे इंडिविजुअल बैच, जीएस बैच है, सामान्य ज्ञान का बैच है। इसके अलावा दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का बैच है। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, जो भी हमारे पेड सब्सक्रिप्शन वाले हैं स्टूडेंट्स, जो भी पेड बैच लिए हुए हैं, उन सबको थ्योरी तो मिलता ही मिलता है, प्रैक्टिस सेट भी अब कराया जाना शुरू किया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट यानी कि आपको जो भी चैप्टर दिया जाता है, अभी तक क्या था कि जो चैप्टर होता था उसकी पीडीएफ दी जाती थी और उसका मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका प्रैक्टिस कराया जाता था। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि आप लोग को प्रैक्टिस इसका थ्योरी का भी कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। इससे क्या होगा, इससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा दिया जाएगा। देखिए हमारा मकसद सिर्फ कंप्लीट कराना कोर्स नहीं, हमारा मकसद है आपको सिलेक्शन दिलाना। अगर आप हमारा पेड बैच लिए हो तो आपको ये पता होना चाहिए आगे चल करके आप बोलो कि हमने सिलेक्शन पाया है तो हमने एमजेटी एजुकेशन का पेड कोर्स लिया हुआ था। तो आपको हर एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा ही रहा है, हर एक सब्जेक्ट का इसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो अब वीडियो देखने के साथ साथ, थ्योरी क्लास लेने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट की भी वीडियो प्राप्त कर सकोगे। और ऑफर आज लास्ट डे है तो इसका तो आप फायदा उठा ही सकते हो। कूपन कोड में आपको डालना है महाकाल, MAHAKAL। एमजेटी ऐप पर जाओ, इस कूपन कोड का यूज करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। एमजेटी ऐप याद रखना है, एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। मनसुख मंडाविया जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये दोस्तों भारतीय स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी पदभार संभालते हैं, यानी 2 मंत्रालय इनके अंतर्गत है। तो इन्होंने इंडस्ट्री कनेक्ट जो लॉन्च किया है, ये इस मंत्रालय के तहत आते हुए इसको लॉन्च किया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। इसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है अनुसंधान और विकास, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो लैब है उससे उद्योग पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। दूसरा जो इसका पर्पज है वो ये है कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मानव पूंजी के लिए
स्किल गैप एनालिसिस किया जा सके कि कैसे स्किल गैप को फिलअप किया जा सकता है। अगला 28वें भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 28वां इस बार का संस्करण था भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का। इसे और एक नाम से कह सकते हैं DSTCII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट। तो इस बार देखिए इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग इकोनॉमिक फॉर द फ्यूचर। आयोजन कब से कब हुआ? 23 से 24 फरवरी 2022 के बीच में ये आयोजित हुआ। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सिंगापुर को इस वर्ष प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश चुना गया था। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जन औषधि सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? तो जन औषधि सप्ताह जो है ये जन औषधि दिवस सप्ताह है। एक्चुअली में जन औषधि दिवस सप्ताह ये 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है। और जन औषधि दिवस इसलिए 7 मार्च को लास्ट दिन जो होगा वो जन औषधि दिवस मनाया जाएगा और पूरा वीक जो होगा वो जन औषधि सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, दिवस सप्ताह के रूप में। देखिए जन औषधि दिवस सप्ताह, तो दोनों नाम याद रखना है। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, मतलब जैसे लगता है कि दिवस है तो सप्ताह भर में क्यों मनाया जा रहा है, लेकिन याद रखना आपको जन औषधि दिवस सप्ताह जो है 1 मार्च से 7 मार्च 2022 के बीच में मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है जन औषधि जन उपयोगी। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो केंद्र है उसकी संख्या 10,500 तक बढ़ाई जा सके। क्लियर? इसलिए मनाया गया। तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। जाते जाते इन 2 क्वेश्चंस का आंसर करते जाइए। राफेल नडाल ने अब तक कुल कितनी बार मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता हुआ है? अगला मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ये भी आप जरूर बताइएगा। कम समय में ज़्यादा कंटेंट के साथ हमारा प्रयास रहता है आपको प्रदान करना, तो आप इसका फायदा उठाया करें। डेली MZT ऐप से जाकर के क्विज भी सॉल्व कर लिया करें। MZT ऐप पर फ्री क्विज मिलेगी, आपको फ्री PDF भी इसकी मिलेगी। PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी और वन लाइनर के रूप में आप वन लाइनर से भी रिवीजन अपना जारी रख सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।